गूगल प्ले से आप लोग ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपने जो सचिन आपने क्वेश्चन किया है, रोहित बीइंग अ फिलैंथ्रोप इज लव्ड बाय ऑल। यहां पे जो बीइंग अ फिलैंथ्रोप है ना, वो नाउन नहीं है, वो रोहित की क्वालिटी बताने के लिए बी के फॉर्म का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो प्रेजेंट में फिलैंथ्रोप है, इसीलिए बीइंग अ फिलैंथ्रोप लगाया गया है। और ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं ना, फिलैंथ्रोप के बाद फिर से ही इज लव्ड कर देते हैं। सुपरफ्लूस का क्वेश्चन है ये, ही नहीं आएगा। बिल्कुल आपने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। ये जो बीइंग ए फिलैंथ्रोप है, ये आपको रोहित की क्वालिटी बता रहा है। जेरेंड ही नहीं होता है, पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म में आता है। ऑनेस्टी में ए एन, अरे द कैसे होगा, ए एन तो आएगा ही नहीं ऑनेस्टी में, क्योंकि ऑनेस्टी तो अनकाउंटेबल है। द तब आएगा ना जब हम किसी के साथ रिलेट करेंगे कि द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, हो गया डेफिनेट, द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। तब हम जब डेफिनेट करते हैं तब द लगाते हैं। ऑनेस्टी अनकाउंटेबल है, उसके साथ ए एन तो आएगा ही नहीं। और पूछिए। और मुझे लेटेस्ट जो फुल कोर्स का बैच का है वो डिटेल दे दीजिए, मैं बता दूं स्टूडेंट्स को फुल कोर्स का भी सारा डिटेल। लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करो गूगल प्ले से। और थैंक यू सो मच श्वेता डोगरा, थैंक यू सो मच। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, यानी कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वर्ब। देखो ये जो वर्ब चैप्टर है ना, इन फैक्ट वर्ब बेसिक चीज है। सबसे बेसिक क्यों है, खुद सोचो। हम जब हिंदी की बात करते हैं ना, तो हम लोग ज्यादा नाउन पे कंसंट्रेट करते हैं। शुरू में जब छोटा बच्चा बड़ा होता है तो उसकी माँ कहती है माँ बोलो, है ना, यानी कि पहले उसको नाउन सिखा रही होती है। और जब हम थोड़ा बड़े होते हैं और बोलना सीखना शुरू करते हैं, तो हम लोग सिर्फ उस शब्द को बोलते हैं जो हमें चाहिए, यानी कि हम नाउन में कंसंट्रेट करते हैं और हमारा ध्यान नाउन पे रहता है। वरना देखा जाए तो अगर आप जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू करते हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ब। वर्ब इंपॉर्टेंट क्यों हो कि मैं बता दूं आपको। वर्ब चैप्टर खुद में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब से क्वेश्चंस आते हैं। वर्ब पर बेस्ड चैप्टर है टेंस, इसी वर्ब पर बेस्ड चैप्टर है पैसिव वॉइस, ठीक है। टेंस कह सकते हैं, टेंस के बाद सीधा पैसिव वॉइस मत आओ। पहले हम आसान जो है वो पहले खत्म कर लें। टेंस में ही मैं मिला के कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाती हूं, फिर से अलग से भी पढ़ाती हूं दिखाने के लिए, देखो कैसे बनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन टैग, फिर पैसिव वॉइस, नरेशन। ये सब आपको तभी होगा जब टेंस पढ़ लोगे, और टेंस भी हम तब पढ़ते हैं जब हम वर्ब के फॉर्म्स याद कर लेते होते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस, नरेशन, then we come to subject, verb, agreement, and then we go to verb का जो एडवांस लेवल है ना उसमें। तो देखो ये सारे चीजें वर्ब से रिलेटेड है, इसलिए सबसे पहले हम वर्ब, बैकअप वीडियो है कंटेंट्स में है, बैकअप वीडियो आप कंटेंट्स में देखिएगा। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ दो अलग अलग है। आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट बिल्कुल सही है, स्टाफ प्लूरल नाउन है, ठीक है। द स्टाफ करो, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, क्योंकि दोनों के आगे द लगेगा। आप लोग मुझसे क्वेश्चन जो पूछ रहे हो अलग अलग चैप्टर्स के पूछने लगे हो। चलो
इतने चैप्टर्स हैं जो आपके वर्ब पर बेस्ड है। इससे सबसे पहले मैं कहूंगी कि अगर मैं वर्ब पढ़ा रही हूं तो मैं इसके बाद ये सारे चैप्टर्स अगर कंप्लीट करा दूं ना तो हम एक लेवल तक पहुंच जाएंगे, जिसके बाद हम चाहे तो और भी नए बैचेस, आप अगर लेट बाय कर रहे हो तो मैं कहूंगी या तो वर्ब में बाय करो, नहीं तो टेंस में बाय करो, है ना। उसके बाद ये दोनों जब देख लोगे ना तब कंडीशनल सेंटेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन टैग बहुत आराम से समझ में आ जाता है जब बेसिक वर्ब थोड़ा सा भी क्लियर होता है। तो हम लोग आते हैं वर्ब में, जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब हम किसी एक्शन की बात करते हैं, यानी रन, गो, कम, स्लीप, यानी कोई एक्शन होता है तो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये जो वर्ब है, ये वर्ड है जो डिनोट करता है एक्शन, कोई काम, और यही वर्ब स्टेट डिनोट करता है। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, यानी जब कोई क्रिया या अवस्था डिनोट करने वाला कोई शब्द होगा तो वो वर्ब कहलाएगा। सो वर्ब इज एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट। नाउ कमिंग टू व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज स्टेट। इफ आई से आई कम, आई गो, आई रन, तो देखो ये सारे एक्शंस बता रहे हैं। बट इफ आई से आई नो यू, ये कोई एक्शन नहीं बता रहा है। आई एम अ टीचर, यहां पे ये नो और एम एक्शन नहीं बता रहा है, ये बता रहा है स्टेट। सो कोई भी वर्ड जो एक्शन बताता है या जो स्टेट बताता है वो वर्ब होता है। दिस मीन्स सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम वर्ब का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं। वर्ब का इस्तेमाल एक तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद कर रहे हैं, हम लोग एक्टिव वॉइस ही पढ़ रहे हैं इसीलिए। और वर्ब क्या बता रहा है? वर्ब बता रहा है किसी भी तरह का एक्शन या स्टेट को, यानी कुछ चीज करने की बात हो तो एक्शन होगा और कोई अवस्था की बात होगी तो स्टेट होगा। और ये दोनों ही है जो वर्ब जिसको डिफाइन करता है। समझ में आया? अब आते हैं कि है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, वाई वर्ब इज इंपॉर्टेंट। सपोज बहुत छोटा सा सेंटेंस में लिखना चाहूं, बहुत छोटा सा सेंटेंस, बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखूं, बर्ड्स फ्लाई, समझ में आ रहा है? अपने आप में ये काफी है। स्मॉलेस्ट कह सकते हैं आई टीच, है ना। यानी कि अगर ये सब्जेक्ट है जिसने ये क्रिया किया है, दैट इज ये फ्लाई किया है, तो सब्जेक्ट ने फ्लाई किया है तो ये सब्जेक्ट बर्ड है एंड फ्लाई इज द वर्ब। ये एक्शन बताने वाला वर्ड जो है वो फ्लाई है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बर्ड्स फ्लाई, ये कहोगे कि इसने ये काम किया है। ठीक है, इसमें हमने ऐसा सेंटेंस बनाया जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, तो मैंने क्या किया, ये हो गया एक्टिव वॉइस। क्यों एक्टिव? क्योंकि भाई जो शुरुआत में है, सबसे आगे है बर्ड्स, उसने ये काम फ्लाई को किया, इसीलिए ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर मैं ये कहूं, अगर आप पढ़ रहे हो, कहोगे वी आर टॉट, हमें पढ़ाया जाता है। अब अगर आप बाई प्लस मैम लिखना नहीं जरूरी समझते हो तो कहोगे कि वी आर टॉट, हमें पढ़ाया जाता है। हियर यहां पे लगाना चाहते हो लगा सकते हो। चलो मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, मैं कहूंगी क्यों लगाऊं। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है? हाँ, हमें पढ़ाया जाता है। आप कौन हो? आप करने वाले नहीं हो। आपको ये काम आप पर हो रहा है, आप काम नहीं कर रहे हो, इसलिए जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और बाई प्लस मेरा नाम नहीं लगा के अगर आप सिर्फ यही एंड कर दे रहे हो तो यह पैसिव वॉइस है। देखो ध्यान से, व्हाट आई डिड इन द फर्स्ट सेंटेंस, आई मेड सच अ सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस नहीं हुई। सेकेंड सेंटेंस हमने सब्जेक्ट नहीं लगाया,
इसका मतलब है बिना ऑब्जेक्ट का और बिना सब्जेक्ट का हमने सेंटेंस बना लिया, लेकिन बिना वर्ब का सेंटेंस बना नहीं बना। इसे तो कहें आपको सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले एक वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, विथ सब्जेक्ट और विथ ऑब्जेक्ट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना उतारो पहले। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। समझ में आया? सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को महसूस करना सीख लो अभी से। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, विदाउट ऑब्जेक्ट एंड विदाउट सब्जेक्ट तो भी बिना वर्ब के हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब। लिखो नीचे, बिना वर्ब के एक वाक्य नहीं बन सकता। वी कैनॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। वी कैनॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। ठीक है, अब आप कहोगे ठीक है, इकोनॉमी ऑफ इंडिया ये तो मीनिंगफुल है। भाई ये मीनिंगफुल तो है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। इन सेंटेंस, इन अ सेंटेंस यू नीड अ वर्ब, विदाउट वर्ब का सेंटेंस नहीं बनता। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, सेकेंड पॉइंट पे, कि अगर हम वर्ब समझ गए कि वर्ब क्या है, अच्छा एक्शन बताता है, स्टेट बताता है, बिना वर्ब के एक सेंटेंस नहीं बनता। एक्टिव वॉइस में भी वर्ब चाहिए, पैसिव वॉइस में भी वर्ब चाहिए। ठीक है, चलो अब वर्ब आते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम बहुत तरीके से वर्ब के टाइप्स पढ़ सकते हैं। पहला में आ जाओ, ये लिखिए, उसके बाद समझाते हैं। आर की जगह पे इस लगा के सही नहीं हो सकता बेटा आपका, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ के मामले में, क्योंकि स्टाफ जो है ना प्लूरल नाउन है, और जो प्रिंसिपल है वो स्टाफ नहीं होता। द प्रिंसिपल एंड द ट्रस्टी करते हुए तो मैं कह सकती थी कि ठीक है, द प्रिंसिपल एंड ट्रस्टी एक ही व्यक्ति है, लेकिन स्टाफ प्लूरल हो जाता है। ऐसे प्रिंसिपल और स्टाफ एक ही नहीं होगा, जो आपका क्वेश्चन था आदित्य। आ जाओ वापस, वर्ब में आओ, टाइप्स में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है, दो प्रकार के। अब आप खुद सोचो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो डेफिनेशन जानते हो, डेफिनेशन इज समथिंग जो आपको उसके नाम से ही पता चल जाएगा, क्योंकि आप एक चीज महसूस करोगे, जिसका जैसा नाम होगा ना वैसा काम होगा, जो जैसा नाम रखेगा उसका काम वैसा ही होगा, और जैसा काम होगा वैसा ही नाम पड़ेगा उसका। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया जो वर्ब हेल्प करता है, वर्ब्स दैट हेल्प। अब किसको हेल्प करेगा, तो भाई वर्ब है ना, वो वर्ब को ही तो हेल्प करेगा। तो वर्ब्स दैट हेल्प किसको, द मेन वर्ब। ठीक है, ये है हेल्पिंग वर्ब। ओके, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग,
टीचिंग इज द मेन वर्ब, तो एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कहां आ रहा है? कम्स, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द मेन वर्ब। क्योंकि आई एम टीचिंग कहा तो टीचिंग इज द मेन वर्ब, टीचिंग के पहले एम आया तो वो तो हेल्पिंग वर्ब है। अब आओ, अगर नाम मेन वर्ब है तो मेन वर्ब क्या है भाई? मेन हीरो है वो। मतलब मैंने अगर कहा कि एक सेंटेंस बिना वर्ब का नहीं बन सकता, तो जो मेन वर्ब है वो तो होना ही चाहिए। भले ठीक है उसको एक हेल्पिंग वर्ब जरूरत पड़ गया तो ले लिया, लेकिन वो खुद नहीं होगा तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि मेन वर्ब क्या है? ये मेन वर्ब डिनोट करता है एक्शन या स्टेट को, डिनोट्स एक्शन और स्टेट। और अगर एक्शन और स्टेट को डिनोट कर रहा है तो इसके बिना तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है मस्ट जरूरी है ये इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में मेन वर्ब तो आना ही चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेन एक्शन बता रहा है वो मेन वर्ब है, उसको तो होना बहुत जरूरी है। तो यही है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेगा और मेन वर्ब मेन एक्शन या मेन स्टेट जो है यानी कि एक्शन या अवस्था दर्शाएगा। बोलिए। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्या है? क्या हर सेंटेंस में हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए? जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जब स्पोकन इंग्लिश करते हो तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ता पार्ट्स ऑफ स्पीच का, आपकी फ्लुएंसी सफिशिएंट होती है। लेकिन अगर आप कहोगे कि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में जरूरी है, तो आपको पता है मैं आपको बिल्कुल ये सब चीजें है ना बिल्कुल पॉइंट्स पे कर दूंगी। इसीलिए जब मैं बोलूं ना, लिखने की जरूरत उतना नहीं है, समझने की कोशिश करो। बाद में आप मुझे बताते जाओगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। ठीक है? यस, एक्शन तो कोई और कर रहा है। वी आर टॉट में मैंने कहा कि हम जो है हम ऑब्जेक्ट है और एक्शन जो कर रहा है उसका जिक्र ही नहीं था। तो यानी कि सेंटेंस में सिर्फ ऑब्जेक्ट और वर्ब था और पहला सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब था। यानी कि सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, ये हम लोगों ने अदल बदल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वर्ब तो जरूरी था। इसे बिना वर्ब के एक सेंटेंस नहीं बन सकता। अब आओ, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेगा किसको? मेन वर्ब को। मेन वर्ब क्या है? ये एक्शन बताएगा। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हो भी सकता है, नहीं भी, और मेन वर्ब ये सेंटेंस में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तीसरा जो पॉइंट लिखोगे हेल्पिंग वर्ब में नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूं। तीसरा लिखो मे और मे नॉट बी इन द सेंटेंस। तीसरा पॉइंट ये है हेल्पिंग वर्ब का। और इसमें क्या कहा मैंने कि मस्ट इन अ सेंटेंस, इसकी बहुत जरूरत है। ठीक है? अब आप खुद सोचो, जैसे मैं कहूं आई एम टीचिंग, तो देखो मेन एक्शन तो ये है जो मेन वर्ब है, इसको जो हेल्प कर रहा है ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर मैं कहूं आई टीच, तो ये टीच सीधा मेन वर्ब है, इसको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, यहां हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि क्या हर जगह पे एकदम प्रॉपरली पता है क्या कि यही यही हेल्पिंग वर्ब है और यही यही मेन वर्ब है? जरा फिर से सेंटेंस देखना, सोचना फिर से। इसमें आओ, थर्ड सेंटेंस।
आई एम अ टीचर, ए बता रहा है कि भाई इसके बाद नाउन ही है, ये ए के बाद नाउन है। तो व्हाट इज एम? कहोगे हेल्पिंग वर्ब है भाई ना, हेल्पिंग वर्ब तो यहां पर है क्योंकि इसको हेल्प कर रहा है। यहां पर तो एम के बाद कोई हेल्पिंग, कोई मेन वर्ब है ही नहीं, किसको हेल्प करेगा ये? इसका मतलब एम मेन वर्ब है। ये क्या हुआ? यानी एम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। यस, दोनों है। इस तरह के वर्ब को कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी समझते हो? कहते हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो, तो प्राइमरी स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइमरी कहते हैं उसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है ना। प्राइमरी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, यानी कि वो सबसे मेन है। तो अगर मैं कहूं कि प्राइमरी वर्ब, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब है जो देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। इसलिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के नीचे लिखना ये लिखोगे। ठीक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो होगा, अगर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर रहा है। लेकिन अब आगे चलते हैं कि अगर हम मॉडल्स की बात कर रहे हैं तो आ जाओ, देखो क्या ध्यान से। अगर हम मॉडल्स की बात कर रहे हैं ना, तो मॉडल्स जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि दो तरह के मॉडल्स होते हैं। एक तो एकदम कंप्लीट, जिसके कह सकते हैं और कोई यूज नहीं है। कंप्लीट मॉडल्स वो मॉडल्स होते हैं जो सिर्फ मॉडल का काम करते हैं, यानी और कोई काम नहीं करेंगे, यानी वर्क एज ओनली मॉडल्स। एंड व्हाट इज मॉडल? तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ओनली मॉडल्स, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। मॉडल भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, वो कुछ और काम नहीं करता। लेकिन दूसरा तरह का मॉडल भी होता है जिसको हम पार्शियल मॉडल्स कहते हैं। और ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी होगा, शायद मेन वर्ब भी हो, या फिर यूज टू देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा काम वो एडजेक्टिव का भी करता है। इसका मतलब पार्शियल मॉडल्स इज वर्क एज helping verb as well as main verb। और इसमें दो एग्जाम्पल है, दैट इज नीड एंड डेयर, या फिर as well as adjective, जिसमें एग्जाम्पल है used to का। ठीक है। पार्शियल क्यों कहा? पार्शियल का मतलब होता है आंशिक। आंशिक का मतलब कि वो हेल्पिंग वर्ब का, मॉडल का तो काम करेगा ही करेगा, साथ में कुछ और भी करेगा। और कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ वो मॉडल का काम करेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और कुछ नहीं कर सकता। बोलो कोई क्वेश्चन? ये सब अभी कंसेप्ट समझा रही हूं मैं, अभी क्वेश्चंस में आऊंगी। जो आपने गौरव, आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो क्वेश्चन में आंसर गलत दिया हुआ था, क्योंकि इसमें द महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर है ना, लेकिन हैव की जगह अगर हैस लगाओगे भी तो डिसोसिएट देमसेल्व्स नहीं, फिर हिमसेल्फ हो जाएगा, है ना। इसीलिए वहां पे सेकेंड में दो करेक्शंस हो जाएंगे, हैस के साथ हिमसेल्फ हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि यहां पे अगर हम चाहे तो आगे द भी लगा सकते हैं एजुकेशन मिनिस्टर के साथ, तो बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम था। उतार लिया? अब आओ चलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में। अब
मैं एक एक करके जब लूंगी आपका क्वेश्चन, तो देखोगे एक एक पॉइंट को, तो आप देखोगे फिर जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी वो सटीक होगा, एग्जाम्पल्स जो परीक्षा में आते हैं। तो पहले आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्प करता है। मेन वर्ब मतलब मेन काम करता है। अब मेन काम या मेन अवस्था की बात करें तो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया है ना 10 से लेके 20 पेज तक याद करने के लिए, एक तो वो करते रहोगे। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी किसमें? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में। अब आ जाओ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में। वी विल टेक द 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जिससे क्वेश्चंस होते हैं, और बस यही है, ये 3 है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मतलब जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है ना? हो गया? देखो, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है। चलो, अगर हम इसमें सबसे पहले मैं आती हूं जो सबसे कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना, बी का आओ। अगर हम वर्ब का बेस, अब समझना ध्यान से कि बेस फॉर्म क्या है और वर्ब के फॉर्म्स क्या है। अब सुनो, जो बेस फॉर्म होता है ना उसी से सारे फॉर्म्स बनते हैं। तो बेस फॉर्म क्या है, ध्यान रखना, इसको हम जो ऊपर हेडिंग लिखेंगे ना वो उसका बेस फॉर्म होगा। लेकिन आप जब देखोगे ना तो आपको अधिकतर में बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम दिखेगा, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, पहले ध्यान से सुनना। बेस फॉर्म क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है। एंड व्हाट इज प्योरेस्ट फॉर्म? प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जो सबसे प्योर फॉर्म है उसी फॉर्म से सारे फॉर्म्स बनते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म मतलब एकदम पवित्र फॉर्म, उठा लो, ये भी बना दो, ये भी बना दो, सब कुछ बना दो। तो उससे क्या किया ना, उससे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बना। मैंने क्या कहा? प्योरेस्ट फॉर्म। ध्यान रखना, ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना वो प्लूरल फॉर्म होता है। अब डिफरेंस समझ में आया V1 का और बेस फॉर्म का। बेस फॉर्म तो कई लोगों को पता ही नहीं होता कि बेस फॉर्म भी कोई चीज है। क्यों नहीं पता होता? इसलिए पता नहीं होता क्योंकि उनको लगता है कि V1 ठीक है, प्ले है, बेस फॉर्म क्या है तो प्ले है, कम है तो बेस फॉर्म भी कम है, या इसका मतलब दोनों सेम है। दोनों सेम नहीं है। कम ऐसा वर्ब है जो प्योरेस्ट है, उससे बनाया सिंगुलर भी, उससे बनाया प्लूरल भी। अब प्लूरल का मतलब प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, तो ये प्लूरल नाउन के साथ आएगा। और ये जो V1SES है ना ये सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, इसलिए क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है। समझ में आया? यानी V1 और V1SES ये दोनों अलग अलग फॉर्म है। उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, एंड वर्ब का ING फॉर्म भी है। ये तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। आप लोग बेस फॉर्म नहीं समझते हो। बेस फॉर्म इज द प्योरेस्ट फॉर्म। प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब हो गया कि उसी से सारे फॉर्म्स बनेंगे। बी से बना है R, ठीक है, बी से बना है R। और SES फॉर्म की बात करें हम तो बी से बना है is। हमें पता नहीं होता, हम कहते हैं वर्ब का is am are। इज एम आर में ध्यान दो, ये जो एम है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं लगाऊं किसमें। आई के साथ एम लगता है, ठीक है, आई के साथ वॉस लगता है, वो तो सिंगुलर फॉर्म है। इसलिए मैं कहूंगी कि V1 का प्लूरल फॉर्म तो आर है जो सारे प्लूरल नाउन के साथ लगता है। SES है जो इज जो सिंगुलर के साथ लगता है, और मात्र अकेला आई है जिसके साथ एम लगता है। इसलिए आप पढ़ोगे बुक्स में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, बी का पहला फॉर्म इज एम आर। उसमें तो यही कंफ्यूजन है कि भाई एम तो ठीक है आई के साथ,
देखा जाए तो आई के साथ है तो इसके साथ होना चाहिए, लेकिन आई गोस नहीं बोलते, आई गो कहते हैं तो देखा जाए इधर होना चाहिए। फिर कहोगे नहीं आई वॉस बोलते हैं, वॉस यानी कि SES फॉर्म, तो देखा जाए तो इधर होना चाहिए। छोड़ो, बीच में लगा के खत्म करो। सेकेंड फॉर्म इसका वॉस वर्ड होता है, और ये इकलौता वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जिसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है, वरना V2 का कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है ना, इसीलिए बी बहुत एक्सेप्शन वाला है। समझ में आया? मीन्स प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हम सबसे पहले बी में आए हैं, और बी में ही एक बात पता चली कि जो मेन वर्ब होते हैं ना जिनके हम फॉर्म्स याद करते हैं, क्योंकि बी को छोड़ के और सारे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम होता है, इसलिए हम समझ नहीं पाते बेस फॉर्म का इंपॉर्टेंस। बेस फॉर्म जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, उसे सिंगुलर फॉर्म पहला फॉर्म और प्लूरल फॉर्म वो भी V1 ये बनाया जाता है, और प्लूरल को प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी दे, वी, इस सब के साथ, और सिंगुलर सिंगुलर के साथ, जैसे ही, शी, इट, किसी का नाम लिख दिया तब। वर्ब का सेकेंड फॉर्म सबके साथ आता है, लेकिन ये इकलौता वर्ब है जो सेकेंड फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल का चक्कर चलाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो गो का वेंट है, ही है तो भी वेंट है, आई है तो भी वेंट है, लेकिन यहाँ पे पंगा है, क्योंकि ही है तो वॉस होगा, आई है तो वॉस होगा, यू है तो वर होगा, यानी मैं अभी सब कुछ बताऊंगी आपको। V3 बी का थर्ड फॉर्म बीन, और V1 ING बीइंग। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब सबसे पहले आ जाते हैं कि अगर बी पढ़ ही रहे हैं तो पूरा पढ़ ले कि एम आता है आई के साथ, आर आता है यू, वी, दे, और जितने भी बहुवचन वाले हैं प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन सब। फिर इज आता है, ये जो लास्ट में एस दिखे ना, जहां पे समझ जाना सिंगुलर वर्ब है, जहां भी लास्ट में एस दिखे समझ जाना सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर के साथ लगाते हैं, और सिंगुलर ही, शी, इट है, या फिर हम रोहित कह दे तो नेम है, या तो फिर हम कोई भी सिंगुलर बॉय कह दे तो भी तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। अब आओ वॉस, ये भी पंगा है वॉस का। आई हमेशा प्लूरल नाउन लेता है, यहां सिंगुलर लेता है। आई, ही, शी, इट, किसी का नेम हो या सिंगुलर, वॉस लेता है। फिर वर्ड कौन लेगा? तो दे, यू, और सारे जितने बहुवचन है ना वो सारे लेंगे। ठीक है, यानी कि यू, वी भी लगा लो, वी, दे, और जितने बहुवचन है सब। ये पहले तो इतना उतार लो, उसके अब आप देखिए आगे। मैंने कहा आई के साथ एम लगता है, यू कहोगे यू प्लूरल तो नहीं है? हाँ प्लूरल है। क्यों? आप अकेले को भी यू कहेंगे, आप सभी को भी यू कहेंगे, इसलिए यू प्लूरल ही है, राइट?
क्योंकि अब दोनों का अलग अलग थोड़ी समझ पाओगे। कैसे? अगर मैं अकेले आपको कहूं तो कहूंगी यू मस्ट वर्क हार्ड, और आप सबको कहूंगी तो कभी कहूंगी क्या? यू मस्ट वर्क हार्ड। यानी कि सिंगुलर को भी वही, प्लूरल को भी वही, तो यू का यू ही रहेगा। हम लोग तो वी, वे लोग तो दे, और जितना बहुवचन है सबको प्लूरल। ठीक है? ही, शी, इट, देख रहे हो ये सब सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, किसी का नाम हो या सिंगुलर नाउन की बात हो तो भी हम इज लगा रहे हैं। मतलब सिंगुलर वर्ब को देखो, यहां सब सिंगुलर है। वॉज में आई एक्सेप्शन है, जान लो, आई एक्सेप्शन है, टेंस में पढ़ोगे। आई के साथ हैव लगता है प्लूरल, आई के साथ वॉज लगता है सिंगुलर, आई के साथ एम लगता है, ये तो एक्सेप्शन ही है। इसलिए जो ये वॉज है ना, ये आई जो है ना, बहुत एक्सेप्शन है। बाकी देखो सब सिंगुलर है, और यहाँ पे सब प्लूरल है। यू तो मैंने कह ही दिया है कि प्लूरल है ना। तो ये है जो हमें यूसेज आना चाहिए कि हम बी का इस्तेमाल किसके साथ कैसे करते हैं। ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो कहते हैं आपको आना चाहिए। इतना तो कहते हैं हमें आना चाहिए। अब हमें क्या नहीं आता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चलो अब वो लिखते हैं। पहले आप सेंटेंसेस लिखो, फिर मैं आपको एक एक करके कंसेप्ट समझाऊंगी। पहले इस 5 सेंटेंसेस का मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं, फिर आगे करेंगे। पहले इतना उतार लो। हो गया? चलो देखो, आई एम अ टीचर, मैं समझ रही हूं, आपको पता ही है एम इज द मेन वर्ब, एंड आई एम टीचिंग, मैं टीचिंग को हेल्प कर रहा है तो एम इज द हेल्पिंग वर्ब। तभी तो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आया। क्यों? डेफिनेशन क्या था? वर्क्स एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब, बताया था ना। यानी कि इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के प्लेस पे आ रहा है, इसलिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना। इसीलिए जो बी है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट बता रहा है आपको कि बी इज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब, बी और बी के फॉर्म्स। ठीक है, अब आओ, यहां इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अगर मैं ये कहूं तो स्टूडेंट्स आर टॉट इंग्लिश हियर,
पढ़ाई जाती थी तो वर taught English here, पढ़ाई जाएगी तो will be taught English here। ध्यान से देखना, मैं पैसिव वॉइस यूज कर रही हूं और पैसिव वॉइस में मैं अलग अलग यूज कर रही हूं। पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाई जाती थी, पढ़ाए जाएंगे, यानी कि टेंस अलग अलग है। लेकिन आप एक चीज मार्क कर रहे हो, अगर मैं कहूं पढ़ाए जाते हैं तो स्टूडेंट्स आर taught, स्टूडेंट्स वर taught पास्ट में, फ्यूचर में स्टूडेंट्स विल बी taught, फिर स्टूडेंट्स हैव बीन taught, देखो बीन BEEN, और पास्ट स्टूडेंट्स हैड बीन taught। तो कहोगे ये बी का कोई ना कोई फॉर्म तो दिख ही रहा है। जब आप पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर मैं कंटिन्यूस यूज करूं ना पैसिव वॉइस में तो BEING दिखेगा ही। पढ़ाए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स आर बीइंग taught, BEING। इसका मतलब है कि ये जो बी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पैसिव वॉइस में कोई ना कोई फॉर्म में जरूर आएगा, है ना। ठीक है, सम और अदर फॉर्म इन पैसिव वॉइस, कोई ना कोई फॉर्म में जरूर आएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। अब आते हैं फोर्थ, जिसको लिखा दो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी का। क्या इंपॉर्टेंस इसका देखो, कहते हैं मैं डॉक्टर हूं तो आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर थी तो आई वॉज अ डॉक्टर। तो ग्रामेरियंस ने ये सोचा कि फिर अगर हम कोई कल्पना करें, काश में डॉक्टर होता। अब मुझे बताओ, काश में डॉक्टर होता, ये किस समय का इमेजिनेशन बता रहा है? पास्ट नहीं है। ये जो V2 है ना, ये वाला, यही तो कंफ्यूज करता है कि पास्ट है, पास्ट नहीं है। काश में डॉक्टर होती, मैं प्रेजेंट की बात करूंगी ना। जब मैं प्रेजेंट के लिए कंफ्यूज हूं कि नहीं ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है, काश में डॉक्टर होती, इसका मतलब है कि मैं प्रेजेंट में खुद को इमेजिन कर रही हूं। अगर तुम मेरे जगह होते, अगर मैं पंछी होता, ये सब प्रेजेंट इमेजिनेशन है। और प्रेजेंट यथार्थ के लिए, यानी कि रियलिटी के लिए हम आई के साथ वॉस लगाते हैं, ही के साथ वॉस लगाते हैं, शी के साथ भी वॉस और इट के साथ भी वॉस लगाते हैं पास्ट टेंस में। तो फिर प्रेजेंट रियलिटी के लिए तो हम इज़ आर लगाते हैं। तो प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए क्या लगाएं? इसके लिए प्रॉब्लम ये हुआ कि ग्रामेरियंस ने कहा कि भाई ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं है, ऐसा तो कोई वर्ब ही नहीं है कि हम लगाएं। प्रेजेंट के लिए इज़ आर है, पास्ट के लिए वॉज वर है। तो कहा ठीक है, ऐसा काम करते हैं कि जो सिंगुलर है, आई भी यहां पर तो सिंगुलर वर्ब ले रहा है वॉज, तो इनके साथ वर्ड लगा देते हैं। अगर वर्ड लगा देंगे ना तो ये इमेजिनेशन हो जाएगा। तो हुआ फिर ठीक है, तो यू के साथ क्या लगा? यू के साथ तो ऑलरेडी वर्ड लगा है, तो यू के साथ क्या वॉस लगा दे? यू वी दे के साथ क्या वॉस लगा दे? कहा ये तो और कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ऐसा काम करते हैं कि इसके साथ कुछ एडिशनल शब्द होना, वो इसको इमेजिनेशन बना देगा, और सबके साथ वर्ड लगा देते हैं। जैसे इफ, ओनली इफ, आई विश, वुड दैट, ऐसे शब्द लगा देंगे तो ये प्रेजेंट इमेजिनेशन हो जाएगा। और सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगा दो। आई विश आई वर अ डॉक्टर, तो कहा आई विश यू वर अ डॉक्टर भी तो सही हो गया। हाँ, अगर मैं कहूं यू वर अ डॉक्टर, इसका मतलब आप डॉक्टर थे। आई विश यू वर अ डॉक्टर का मतलब काश आप डॉक्टर होते प्रेजेंट में। लेकिन क्वेश्चन उसमें नहीं आएंगे क्योंकि सबको पता है कि यू के साथ तो वर ही आता है, लेकिन सबको यह भी पता है कि आई के साथ तो वॉस आता है। तो क्वेश्चन कहां से आएगा? यहीं से आएगा। आपको ही, शी, इट, नेम सिंगुलर और आई से ही क्वेश्चन देगा। क्यों? इनके साथ वॉस आता है। काल्पनिक वाक्यों में, वाक्य नहीं पद की बात कर रहे, तो काल्पनिक पद की बात की जाए तो इनके साथ वॉस नहीं वर्ड लगेगा। ठीक है, इसका मतलब है ये सेंटेंस में देखो आई के साथ वर्ड लगा है। क्यों? क्योंकि
ये लिखिए, फिर समझाती हूँ। आवाज आ रही है? देखो तो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आवाज में? चलो, अब आप देखो ध्यान से, बी का इस्तेमाल हमने फोर्थ में जो किया है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्क का यूज सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं हम जब प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन की बात करते हैं। प्रेजेंट का इमेजिनरी पोजीशन, इसका मतलब है कि आप किसी के साथ भी लगा लो। अगर हम 2-3 सेंटेंसेस और लिखे, देखो तो, इफ, ओनली इफ, आई विश, वुड दैट, ये सारे इमेजिनेशन बताते हैं, है ना। कह रही हूं काश वो स्विम कर सकता, इसका मतलब है कि नहीं आता, सब्जेक्ट प्लस V2 ही है। हालांकि हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, वो तो है ही, लेकिन देखो कुड लगाया, क्या नहीं लगाया। ही वॉज इन माई शूज, इसका मतलब होता है वो मेरी जगह होता है ना। शूज का मतलब होता है ना कि एक कहावत है, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, यानी जो जूता पहने होता है उसी को पता होता है कि कहाँ वो पिंच कर रहा है। वरना हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे उसकी जगह मैं होता ना तो ऐसे कर देता, वैसे कर देता। तो कहते हैं कि आपको जब पता नहीं है किसी के हालात तो आप कमेंट ना करें, क्योंकि सिर्फ जूता जो पहना होता है उसी को पता होता है कि शूज कहाँ पिंच कर रहे हैं उसके, है ना। इसीलिए कहते हैं कि अगर मैं ऐसे कहूं कि काश मैं उसकी जगह होती या वो मेरी जगह होता, तो मैं क्या लगाऊंगी, काश वो मेरी जगह होता, मतलब नहीं है, इमेजिन कर रहे हो, तो ही के साथ वॉज नहीं वर आएगा। उसी तरह से अगर मैं खाली कहूं कि वर्ब का कोई भी सेकेंड फॉर्म, तो कुड आ गया। अगर मैं ये कहूं कि ना हमें अब कुड नहीं, कुड तो हम बाद में भी पढ़ लेंगे, पहले मुझे वॉज क्लियर करो वर्ब को, तो अगर मैं इसको हटा के कहूं कि काश वो स्विमर होता, तो कहेंगे ही वर अ स्विमर, ही वर गुड एट स्विमिंग। ठीक है। अब इसी पॉइंट को फिर से हम लोग टेंस में देखेंगे, क्योंकि हमें वर्ब का पूरा सेकेंड फॉर्म देखना है। तो मैं लिख देती हूं सी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस, है ना। और अगर नहीं, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म पूरा डिटेल अगर देखना ही चाहते हो, तो केडी कैंपस का यूट्यूब चैनल है, उसमें आप देखना, उसमें आपको वर्ब के सारे सेकेंड फॉर्म का एक वीडियो है जिसमें V2 को पूरा डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो चाहो तो आप देख सकते हो। वरना फिर से हम सिंपल पास्ट टेंस में तो उसको देखेंगे। अब आओ फिफ्थ में, शी मस्ट बी हैप्पी। देखो जो मस्ट है ना वो मॉडल है, और हर मॉडल के बाद वर्ब का जो फॉर्म आएगा ना वो हमेशा बेस फॉर्म आएगा। सब लोग सोचते हैं फर्स्ट फॉर्म, इसलिए सोचते हैं शी मस्ट प्ले, ही विल गो, ही कुड स्विम, है ना, तो लगता है फर्स्ट फॉर्म ही तो है, वो फर्स्ट फॉर्म नहीं है। यहीं से तो पता चलता है फर्स्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि
शी मस्ट, आर थोड़ी बोल रहे हो, शी मस्ट बी कह रहे हो, ये वर्ब का बेस फॉर्म है ना। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बी का ये समझ रहे हैं क्या कि मॉडल्स आर फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहां पर हमने बी लगाया है, क्यों? क्योंकि ये हैप्पी जो है ना, ये एडजेक्टिव है, हैप्पी बॉय एडजेक्टिव है। और एक सेंटेंस मैंने कहा था ना, वर्ब के बिना नहीं बनता, वही तो है कि एक मेन वर्ब तो चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। हमारे पास तो मेन वर्ब ही नहीं है, तो मेन वर्ब लगा दिया। और मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगा? तो कहते हैं मॉडल्स के बाद मेन वर्ब तो बेस फॉर्म में आना चाहिए। सो ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये मॉडल का ऐसा पॉइंट है जो हम यहाँ खत्म कर लिए ना। अब मॉडल्स हम लास्ट में भी पढ़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और सेंटेंसेस लिखिए। नहीं, मॉडल्स के बारे में डिटेल नहीं बताएंगे बेटा। मॉडल्स के बारे में मैंने दो चीजें बताई है, आपको बस उतना याद रखो। क्या बताया? मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब एंड फॉलोड बाय वर्ब का बेस फॉर्म। बस यही दो चीज याद रखोगे। अभी मॉडल्स के बारे में डिटेल कैसे बताऊं? मॉडल्स खुद कम से कम 6 घंटे का चैप्टर है, इसीलिए कोई चीज का बेसिक चीज बता रहे हैं तो उसको याद रखो, और बाकी डिटेल तो मॉडल्स पे पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। चलो अब आओ नेक्स्ट। आई वॉज टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। आई वॉज यानी कि मैं लेसन, एक नया लेसन शुरू करने वाली थी कि कोई आ गया। अगर मैं कहूं मैं प्रेजेंट में शुरू करने वाली हूं तो आई एम टू स्टार्ट अ न्यू लेसन भी तो चलेगा, मैं शुरू करने बस जा ही रही हूं। आप कहोगे शुरू करने बस जा ही रही हूं, इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं कहीं चल के तो नहीं जा रही हूं, मैं बस शुरू करने वाली हूं। इसका मतलब तो यही हुआ। इसका मतलब जो निकट भविष्य, कब का निकट भविष्य? बस करने वाली हूं। निकट भविष्य का प्लान और इंटेंशन दोनों बता रहा है कि मेरा इंटेंशन है, मेरा प्लान है कि मैं बस अब नया चैप्टर शुरू करने वाली हूं। सो दिस इज इंटेंशन टू डू एक्शन। और जानते हो, मैंने कहा मैं शुरू करने वाली हूं, आई एम टू स्टार्ट, करने वाली थी, आई वॉज टू स्टार्ट। इसका मतलब है कि ये जो टू है उसके पहले कोई फॉर्म होगा बी का, और स्टार्ट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हो ना आप लोग, बेस फॉर्म। टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। क्या कहा मैंने? I am to start a new lesson. I was to start a new lesson. कहोगे ठीक है, I will be to start a new lesson होगा? कैसे होगा? अभी बस मैं शुरू करने वाली हूं, उसका मतलब निकट भविष्य में तो शुरू करने वाली हूं, यानी जस्ट फ्यूचर में शुरू करने वाली हूं।
अब मुझे एक बात बताओ, अब फ्यूचर में जाके फिर से फ्यूचर कहां जाओगे तुम? फ्यूचर का निकट भविष्य क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आई विल बी टू स्टार्ट नहीं लगा सकते हो। यानी इस बी को प्रेजेंट के हिसाब से मैं इज एम आर में चेंज कर दूं। आई एम टू स्टार्ट, ही इज टू स्टार्ट। पास्ट टेंस के हिसाब से वॉस वर में चेंज कर दूं आराम से। लेकिन ये बताता क्या है? ये बता रहा है इंटेंशन या प्लान टू डू समथिंग। कब? इन नियर फ्यूचर, बस निकट भविष्य होने वाला है। जस्ट नाउ समथिंग, जस्ट as one says, जैसे ही बोला आपने वही करने का। जैसे ही मैंने कहा कि बस मैं पढ़ाने जा रही हूं, तो इसका मतलब मेरा इंटेंशन या मेरा प्लान है क्या करने का? कुछ करने का। कब? जैसे ही मैंने बोला है जस्ट एज वन सेज, जैसे बोला, जस्ट एज वन सेज समथिंग, ही इज प्लानिंग टू डू समथिंग। जैसे ही वो बोलता है वैसे ही निकट भविष्य में वो जो करने वाला है उसी की बात तो ये कर रहा है ना। यानी कि बी इज एम आर या बी वॉज वर। अब कहोगे विल बी, तो विल बी कभी भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये खुद ही प्लान कर रहा है फ्यूचर का। सो विल बी, आई विल बी गोइंग, आई विल बी टू स्टार्ट ए न्यू लेसन नहीं बन सकता। ठीक है, ये कभी नहीं बनेगा। सो व्हाट इज द फर्स्ट वन? द फर्स्ट वन सेज दैट कि हम बी का फॉर्म लगाते हैं अकॉर्डिंगली जो मैंने कहा, बस उतना ही। आई एम टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म। ये एक तरीका है जब हम निकट भविष्य के प्लान्ड एक्शन के बारे में बताते हैं। राइट, नेक्स्ट आओ, क्या बोल रहे हो? बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में डिफरेंस क्या है बेटा? बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में ये डिफरेंस है कि एक बच्चा और ढेर सारे बच्चे। बताओ, समझ में आया? बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में ये डिफरेंस है कि जिस ओर से आप गोल्ड बना रहे हो उस ओर की बात करूं और गोल्ड की बात करूं। मतलब जिस चावल की बात कर रहे हो वो बेस फॉर्म है, और उससे बना हुआ चावल हो, है ना, जो पका हुआ चावल, खिचड़ी, वाइन, अगर मैं कहूं खीर, ये सब अलग फॉर्म से। तुम चावल और खिचड़ी को एक साथ कैसे बोल दोगे कि चावल और खिचड़ी दोनों एक ही चीज है? नहीं है। जो कच्चा चावल यानी कि वो प्योरेस्ट फॉर्म है, उससे डिफरेंट वैरायटीज बनते हैं। वर्ब का बेस फॉर्म वही प्योरेस्ट फॉर्म है, उससे आपने एक V1 बना दिया। किसके साथ? जितने प्लूरल बहुवचन वाले संज्ञा है या सर्वनाम है उसके साथ लगाने के लिए। फिर V1 SES बनाया, क्या? किसके साथ? जितने सिंगुलर वाले हैं उनके साथ लगाने के लिए। सेकेंड फॉर्म बनाया, क्यों? पास्ट टेंस बताने के लिए। V1 ING बताया, क्यों? कॉन्टिन्यूअस बताने के लिए। यानी कि आप वही कच्चा चावल से जो डिफरेंट वैरायटीज बनाए हो ना, वो आप दोनों को एक वैरायटी कह रहे हो, नहीं है। समझ में आया? और कोई क्वेश्चन पूछिए मॉडल्स के। ठीक है, चलो अब आओ, अगर मैं कहूं आई वॉज टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, यानी आई एम टू स्टार्ट, आई वॉज टू स्टार्ट, ही इज टू स्टार्ट, दे आर टू स्टार्ट, मतलब इंटेंशन टू डू एक्शन। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, शी इज गोइंग टू डिलीवर। चलो मैं गोइंग टू क्या यहां फिट नहीं कर सकती हूं? शी वॉज गोइंग टू डिलीवर हो सकता है ना। इसका मतलब है कि अगेन वहीं पर वही बी और गोइंग टू, और टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? ऑफ कोर्स वही फॉर्म आएगा, वर्ब का बेस फॉर्म। ये हुआ शी इज गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच का मतलब बस स्पीच डिलीवर करने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चल के जा रही है। अगर वो बैठी हुई है उसका नंबर बस आने ही वाला है, एंड शी इज देयर प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, इसका मतलब हुआ कि बस वो अब स्पीच देने वाली है। इसका मतलब इंटेंशन टू डू एक्शन, निकट भविष्य में तुरंत ही
जैसे मैं बोलने वाली हूं उसी के कुछ एक मिनट बाद, कुछ एक सेकंड बाद वो डिलीवर करने वाली है। ये इंटेंशन, ठीक है? बोलो, समझ में आया? लेकिन अगर मैं इसी में कहूं शी वॉज गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच, शी वॉज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन, बिल्कुल सही है। मैं इसको उठाऊं, ही इज अबाउट टू लीव फॉर स्टेशन, बस स्टेशन रवाना होने वाला है, वही सेम चीज तो बता रहा है। अगर मैं यही चीज यहां बिठा दूं तो शी इज अबाउट टू डिलीवर अ स्पीच, बात बराबर है। आई वॉज अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, ये भी तो सेम है। यानी कि हम सेम बात, ही इज अबाउट, इज मतलब बी का कोई भी फॉर्म विल बी छोड़कर, ये ध्यान रखना। अबाउट टू स्टार्ट, अगेन वर्ब का बेस फॉर्म। यानी ये तीन तरीके हैं। पहला तरीका